आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीटेट के लिए आपके चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जो है सेट 3 को देखेंगे, जो कि आपके 3 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। और इससे पहले मैंने सेट 2 तक जो है कंप्लीट करा दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीटेट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बेहद ही ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर और बड़ी बारीकी से प्रश्न को समझेंगे और करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो है यहाँ पर बोल रहा है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या होती है। जो भी समकालीन विचारधाराओं के अनुसार जो है बाल विकास की प्रक्रिया जो है क्या होती है, इसके ऊपर बात करना है। सबसे पहले हम आपको बात कर दें कि जो बच्चों की विकास होती है उसकी प्रक्रिया जो होती है क्या होती है, बहुआयामी होता है। इसका मतलब कि वे जो होते हैं विकास कुछ क्षेत्रों में अधिक व कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, कम होता है। और विकासात्मक परिवर्तन की दर से व्यक्तिगत क्या होता है, अंतर होता है। तो इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। और विकास जो होता है सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, समझ गए। तो ये बातें आपको होनी चाहिए। और विकास के जो है 2 आधार होते हैं, एक आपका जो होता है आनुवंशिकता होता है और दूसरा आपका पर्यावरणीय होता है, मतलब कि हेरिडिटी होता है, और दूसरा आपका इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बोला है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन, सभी बच्चों के लिए एक समान। क्या सभी बच्चों के लिए एक समान होती है? नहीं होती है। और सभी बच्चों को एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर क्या है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया जो है सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होती है, मालूम है ना, अलग अलग होती है। दूसरा देखिए, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते हैं। दम बात सही है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, कुछ में तेजी से होता है, कुछ में धीमी गति से होता है। आगे भी देख ले, का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास के लिए एक दिशात्मक होता है। नहीं, ये दिशात्मक नहीं होता है, समझ गए, ये भी गलत हो गया। देखिए, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है, सिर्फ आनुवंशिक गुणों द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर जो है पर्यावरणीय गुण भी होते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, समझ गए। तो कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार जो है बाल विकास की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो बहुआयामी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 2 नंबर क्या बोल रहा है वो देखिएगा। विकास का खाली स्थान सिद्धांत बताता है कि गामन कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि विकास के जो कौन से सिद्धांत है जो कि बताता है कि गामन कौशलों का विकास जो होता है शरीर के मध्य से आरंभ होकर जो होता है सिरों की ओर बढ़ता है। यहाँ पर जो है 2 होता है। एक तो मैं आपको बता दूं कि एक जो होता है आपका क्या होता है कि सिर से पैर की तरफ होता है विकास, तो वो होता है आपका शीर्षगामी, समझ गए। तो यहाँ तो पूछ रहा है हमारा मध्य से, मतलब कि मध्य से होकर जो है शीर्ष की तरफ बढ़ता है, समझ गए। तो यहाँ पर जो होगा मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका जो है आपका जो अधोगामी सिद्धांत है, ऑप्शन आपका सी जो यहाँ पर देख रहे हैं, अधोगामी सिद्धांत, यह जो होता है गामन कौशल का विकास शरीर के मध्य से होकर मतलब आरंभ होकर जो है शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछता कि सिर से पैर की तरफ होता है तब जो है शीर्षगामी लगा देते हैं, समझ गए। तो ये प्रश्न जो है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए। या मत देखिए, मत काधोमुखी सिद्धांत भी होता है, इसके अनुसार क्या होता है, सिर बनता है और क्या होता है, बढ़ता है, बाद में धड़ की ओर पैर चलता है, समझ गए। तो ये भी हो सकता है। शारीरिक व मानसिक विकास में कई सिद्धांत जो है इसमें शामिल है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब आपको जो है यहाँ पर बताना है कि किस अवस्था के बच्चे जो है कल्पनाशीलता मतलब कि थिंकिंग एबिलिटी करते हैं वाले खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहला आपका है शैशव अवस्था। क्या शैशव अवस्था तो मालूम ही है कि इसमें बच्चे जो होंगे लेंगे नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वो प्रस्तुति काल या पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 0 से क्या होता है 2 वर्ष का होता है, याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष होता है। तो ये तो होगा नहीं, इसमें बच्चा कल्पना कहाँ से करेगा। अब देखिए, प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो कि आपका क्या होता है, ये आपका जो होता है मतलब
शैशव अवस्था जो 0 से 2 वर्ष इसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो होता है ये 2 से 7 वर्ष का होता है। और मध्य बाल्य अवस्था जो होता है 7 से जो होता है आपका 11 वर्ष का होता है। और किशोरावस्था जो होता है आपका 11 से लेकर आपका 18 वर्ष तक का होता है, या 12 से आपका 18 वर्ष का होता है। तो ये बातें हैं। तो किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं कल्पना करने लगते हैं, समझ गए। तो देखिए बाल्य अवस्था के जो होते हैं भिन्न विशेषताएं होती है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो बच्चे होते हैं विकास के प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बच्चे जो होते हैं कल्पनाशीलता वाले जो होते हैं खेल में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं, समझ गए। और प्राथमिक बाल्य अवस्था जो होता है आपका 2 से 6 वर्ष होता है, ये 2 से 7 वर्ष भी होता है, समझ गए। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। मध्य बाल्य अवस्था नहीं होता है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 4 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी बच्चे की समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। बताइएगा बच्चे की जो समाजीकरण होता है वो प्राथमिक संस्था क्या होता है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि उनका पहला जो होता है परिवार जो होता है बच्चे का जो होता है पहला जो होता है प्राथमिक संस्था होता है। अब यहाँ पर जो है पूछा है द्वितीय, तो परिवार तो होगा नहीं भाई, क्योंकि ये तो प्रथम होता है। फर्स्ट आपका जो होता है यही होता है। अब यहाँ पर मीडिया है, धार्मिक संस्था है या विद्यालय है, तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा हो सकता है। तो देखिए जो बच्चे का जो समाजीकरण की जो द्वितीय संस्था होती है ना वो आपकी मीडिया होती है, फिर आपका धार्मिक संस्था भी होती है और विद्यालय भी होता है, समझ गए। ये तीनों होता है। और आपका परिवार जो होता है ना पहला आपका संस्था होता है। तो यहाँ पर हमारा द्वितीय पूछा है, तो द्वितीय में जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2, 3 और 4। ऑप्शन देखिए आपको 2, 3, 4 कहाँ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आप 3 देखिए सी वाला, यहाँ पर देखिए 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। कहने का मतलब है कि जो बच्चों के समाजीकरण की जो द्वितीय संस्था है वो मीडिया है, धार्मिक संस्थान है और विद्यालय है, समझ गए। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई गई। रुचि को क्या है कि 3 पेंसिल को जो है दिखाई गई। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है। क्या देखती है कि पेंसिल, मान लें कि 3 पेंसिल दिखाया गया, मान लें कि मैं 3 पेंसिल ले लूँ, इसे हम लोग ख लिख दे और इसको हम लोग ग लिख दे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क पेंसिल जो है ख से बड़ी है। क पेंसिल क्या है, ख से बड़ी है, मान लें कि बड़ी पेंसिल है। और पेंसिल ख जो है पेंसिल ग से बड़ी है। पेंसिल ख जो है पेंसिल ग से बड़ी है। तो आ गया ये सबसे बड़ी, ये थोड़ा सा ये छोटा इससे और थोड़ा सा ये छोटा, समझ गए। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि जब ये रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ा है। क क्या है, ग से बड़ा है। क जो है ग से बड़ा है। क क्या है, ग से बड़ा है। तो वह जो है जीन पियाजे के किस संज्ञान विकास को विशेषता को दर्शाती है। मतलब उसे जो है पता है कि 3 पेंसिल है, ख जो है क से बड़ा है, समझ गए। नहीं, ख जो है ख से जो है क बड़ा है और ख जो है ग से बड़ा है, समझ गए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग जो है क से छोटा है, ये भी बात बोली जा रही है। तो पूछा जा रहा है प्रश्न कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शा रहा है, कौन सा बताइए। क्रमबद्ध पहला ऑप्शन, संरक्षण, सकर्मक, और देखिए सकर्मक अनुमान और परिकल्पना आधारित निगरात्मक तर्क। बताइए यहाँ पर कौन सा है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर जो रुचि है वह क्या कर रही है कि जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं आपको मालूम है। संवेदी पेशी अवस्थाएं, संवेदी पेशी अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष का होता है। तो ये तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर जो रुचि है वो क्या कर रही है कि यहाँ पर संक्रामक अनुमान, सकारात्मक मतलब कि सही अनुमान जो है लगा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको भी देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार देखिए मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने की योग्य होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है मूर्त, तो सबसे पहले आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल जो होता है वह 7 से लेकर 11 वर्ष का होता है। और ये आपका तीसरा जो है क्या है, चरण है, अवस्था है, जो कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। इन्होंने 4 अवस्था बताया, तो ये तीसरा अवस्था है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। देखिए प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बच्चा जो है यहाँ पर क्या करेगा, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो जीन पियाजे के अनुसार जो है क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक जो चरण है इसमें बच्चा जो होगा देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या करेगा कि मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक जो है
निम्न विकल्पों में से क्या करेगा कि प्रतिवर्तन कर पाएगा। समझ गए? देखिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, प्रतिवर्तन कर पाएगा। समझ गए? कहने का मतलब है कि ये 7 से 11 वर्ष मानी गई है और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे कोई भी वस्तु को देखकर जो है छोटा बड़ा बता सकते हैं, परंतु यदि शाब्दिक रूप से कोई समस्या दी जाए तो उसे जो है हल नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो ये बातें उनकी होनी चाहिए। समझ गए? आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि बालक में लंबाई, भार आदि के आधार पर भी जो है वस्तुओं को लगाने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। तो ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए प्रतिवर्तन। समझ गए? ये तो नहीं होगा, अमूर्त तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4th हो गया। प्रतिव्याप्ति चिंतन भी नहीं होगा और परिकल्पना आधारित निगरात्मक तार्किक चिंतन ये नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नैतिक विकास के प्रतिपादन कौन है भाई, तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग है। समझ गए? इन्होंने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है और इनके अनुसार यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि कौन सा जो है सिद्धांत यहाँ पर शामिल नहीं है। समझ गए? तो मैं आपको बता दूं कि लोहेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत और विस्तार प्रदान किया है। समझ गए? और इन्होंने जो है सिद्धांत को मैं बता दूं कि अपारंपरिक चरण जो है शामिल नहीं है। यहाँ पर पारंपरिक चरण शामिल है, अपारंपरिक नहीं है, उत्तर पारंपरिक शामिल है, पूर्व पारंपरिक शामिल है। कहने का मतलब कि जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक सिद्धांत के जो शामिल नहीं है वो क्या है, ऑप्शन बी वाला शामिल नहीं है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि अपारंपरिक चरण जो है यह जो है उनके नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, बाकी तीनों ये शामिल है। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर बोल रहा है कि एक अध्यापिका जो है अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यहाँ पर जो है उसे ऑप्शन 4 दिया है और कौन से प्रयोग जो है शिक्षक को नहीं करना चाहिए वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ये बात तो सही है भाई कि शिक्षण अधिगम जो है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना चाहिए, ये बात जो है सही है। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, ये भी बात आपका सही है कि क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों के जो अधिगम प्रयोग है उसका गहन अवलोकन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। समझ गए? निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन 3 देखिए, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षा, यहाँ तो ये गलत हो गया, ये तो आपका निगेटिव टैग वर्ड हो गया। तो कहने का बचना चाहिए यही जो आपका ना होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आवश्यकताओं के अनुसार पार का प्रयोग, ये भी बात सही है। समझ गए? लेकिन यहाँ प्रश्न जो बोला है कि किससे बचना चाहिए, तो ऑप्शन सी आप जो दिख रहे हैं ना, इससे आपको बचना चाहिए एक शिक्षक के रूप में अगर है तो। आप समझ गए? अधिगम के आकलन के लिए परीक्षा का तो प्रयोग लेना ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। परीक्षा तो निगेटिव बोर्ड में आ जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत, यहाँ पर एक प्रश्न आपको क्रिएट हो रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो लेव वाइगोत्स्की। समझ गए? तो निम्न में से देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। अब यहाँ पर देखिए कि अधिगम को सुसाध्य करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचना सिद्धांत में उसे क्या बताया, उपयुक्त बताया है। पहला सहकर्मी सहयोगिता, बताइएगा पहला क्या है, सहकर्मी सहयोगिता। ये बात जो है सही है। लेव वाइगोत्स्की ने बोला है सामाजिक संरचना सिद्धांत में कि बच्चों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, बेहतर करने के लिए उसके जो सहपाठी है, सहकर्मी है, उसका सहयोगात्मक होना चाहिए। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, यहाँ देखिए हस्तक्षेप आ गया, निगेटिव टैग वर्ड, ये गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। रटकर याद करने पर बड़, ये भी आपका निगेटिव टैग है। रटकर तो बात करता ही नहीं, जहां भी आपको रटकर बात हो निगेटिव टैग वर्ड है, इसे काट दीजिएगा। यहाँ देखिए गैर संदर्भित पाठ्यक्रम की भी बात नहीं करता है और वो भी जो है गैर संबंधित। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने के लिए इन्होंने कहा है कि सहकर्मी से सहयोगिता होनी जरूरी है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देखिए, प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। कोई प्रगतिवादी कक्षा है तो एक शिक्षक का जो है क्या विश्वास होना चाहिए। पहला ऑप्शन, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे। कठोर नियंत्रण, ये तो एकदम सरासर गलत हो जाएगा। कठोर की बात तो करना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड काट दीजिएगा। दूसरा देखिए, अधिगम केवल लग गया, निगेटिव वर्ड ये भी है, याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम निगेटिव वर्ड है ये, और इसको काट दीजिएगा, जहां देखिएगा वहां काट दीजिएगा। निगेटिव वर्ड तो कभी होगा ही नहीं। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ये बात जो है सही है। कक्षा में विद्यार्थी क्या होते हैं, अपने साथ जो होते हैं विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव जो है लाते हैं, ये बात सही लग रहा है। चौथा भी देख लीजिए, विद्यार्थी केवल और ड्रिल और अभ्यास की बात नहीं करता है। कभी केवल लग गया निगेटिव वर्ड, ये भी आपका कट गया, समझ गए। देखिए तीनों ऑप्शन आप आसानी से छाट लीजिएगा, यहाँ भी निगेटिव वर्ड, यहाँ भी निगेटिव वर्ड, यहाँ भी निगेटिव वर्ड, और ड्रिल और अभ्यास भी निगेटिव वर्ड, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि किसी भी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का जो है विश्वास होना चाहिए कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बताइएगा किस मतलब से क्या यहाँ पर है कि विचारक ने आपको बताया है कि बुद्धि जो है क्या है, एक एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों को सिद्धांत प्रतिपादित किया। यहाँ पर देखिए, जिम पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए हावर्ड गार्डनर ने ही जो है कहा है कि बुद्धि, यह जो है बुद्धि से रिलेटेड है। जहां भी आपके बुद्धि की बात की जाए, याद रखिएगा, तो वहां पर जो है हावर्ड गार्डनर आपके सही हो जाएंगे, समझ गए। तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन बी ही होगा। लेव वाइगोत्स्की तो सामाजिक संरचना सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग होगा ही नहीं, तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रक्रिया थी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, खिलौने मिलने पर खिलौने के रूप में गुड़िया किसे मिल रहा है, रोहन की। तो रोहन प्रक्रिया दे रहा है कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है, मतलब उससे मालूम है कि लड़के जो है गुड़िया से नहीं खेलते हैं, उसे गुड़िया दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि यह उदाहरण जो है किसका उदाहरण है। पहला, जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर स्थिरता। बताइए ये कौन सा उदाहरण है। तो जब रोहित को पता है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलता है तो बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि यह तो लड़कियों के खेलने का है। तो इसका उदाहरण बताइए क्या है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता है, समझ गए, जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नहीं मालूम है, लड़के लड़कियों में मालूम रहता है कि जेंडर समानता स्थापित करने की दृष्टि से विद्यालय की भूमिका मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। सहशिक्षा वाले विद्यालय में शिक्षकों तथा अन्य कर्मी द्वारा बालक बालिकाओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका मतलब सी हो जाएगा कि खिलौने के रूप में अगर रोहित को गुड़िया मिलता है तो ये कहता है कि यह खिलौना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये लड़कियों का खेलने का चीज है। तो इसका यहाँ पर जो उदाहरण है वो है जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर भेदभाव जो होता है कहाँ पर होता है, कहीं पर होता है। जेंडर स्थिरता, जेंडर प्रासंगिकता भी नहीं होता, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्य देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहते हैं। देखिए मतलब कहने का अर्थ है कि एक शिक्षक जो है 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्य देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहते हैं, आप मुझे बताइए, आपको ये मालूम होगा। ऑप्शन देखिए, योगात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक और मानकृत। बताइए क्या होगा। तो यह जो आपका उदाहरण है, यह जो आपका मूल्यांकन का उदाहरण होगा वो आपका क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि रचनात्मक होगा। वो रचनात्मक की बात कर रहा है, समझ गए, रचना करने की बात कर रहा है। यहाँ पर ड्राफ्ट लिखने की बात करो, उस पर ध्यान भी दे रहा है, तो रचनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि
एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को, एक बहुभाषीय, देखिए बहुभाषीय मतलब कि जहाँ पर एक से ज़्यादा जो है भाषा बोला जाए, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला, वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को यहाँ पर देखिए निरुत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर क्या पढ़ा, निरुत्साहित, तो निगेटिव हो जाएगा, प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि निरुत्साहित करना चाहिए, समझ गए। दूसरा देखिए, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकृत करना चाहिए। ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों भाई, मान लें कि कक्षा में 30 बच्चे हैं और 20 बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो क्या अंग्रेजी ही दीजिएगा, तो 5 बच्चे तो छूट जाएंगे ना, तो यहाँ तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। चौथा देख लीजिए, ये तो सही लग रहा है। चौथा, एक लक्ष्यांश भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की अपेक्षा करनी चाहिए। ये भी गलत है, किसी को छोड़ना भी नहीं है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए कि भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी आपके न्यू पॉलिसी आई है NEP 2020, तो इसमें जो है मातृभाषा के लिए ही बोली गया है, और NEP आपका 25 है, मतलब 2005 है, उसमें भी जो है मातृभाषा के ही बारे में जिक्र किया गया है। अब यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका जो है आ ही गया NEP से। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को, पहला यहाँ पर देखिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल, यहाँ देखिए दम आ गया आपको, मैंने बताया है कि केवल लग जाएगा मतलब सीधा सा तौर पर है, दम निगेटिव है, कट जाएगा, समझ गए। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये बात सही है कि समस्या समाधान पर जो है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए। तीसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये भी बात जो है आपका सही है। चौथा देखिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये बात सही है। मतलब कोई भी शिक्षा पढ़ाए तो कैसा होना चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए और खोज आधारित होना चाहिए। तो कहने का अनुसार है कि यहाँ पर जो सही है कौन है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और आपका 4 नंबर सही है, 1 नंबर आपका गलत है। तो ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, ऑप्शन आपको यहाँ पर सी, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको समझिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि बेहतर आपको तैयारी के लिए जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूरी अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझ गए। तो यहाँ देखिए, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपने पसंद के ही कुछ बच्चों को उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है। ये तो गलत कार्य है भाई, कि पाठ्य पुस्तक को या पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शिक्षक क्या करेगी कि केवल एक ही अपने मनपसंद बच्चों से ही उत्तर पूछ लेती है, बाकी लोगों पर ध्यान नहीं देती, तो गलत है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शिक्षिका द्वारा जो है किया गया यह कार्य क्या है। पहला, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नयोनिचित है, समझ गए। ये बताइए नयोनिचित है, ये तो गलत हो जाएगा भाई, पूरा करने के लिए ये दे। दूसरा, यह दर्शाता है कि शिक्षक अपने कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। गलत बात है भाई, यहाँ पर कुछ बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, कुछ बच्चों को नहीं दे रहे हैं, तो ये कहाँ पर अच्छा कौशल है, ये तो कौशल होगा ही नहीं, समझ गए। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, ये बात सही है। यहाँ पर जो है शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता का वंचित कर रहा है। केवल कुछ बच्चों से पूछ रही है और कुछ बच्चों को छोड़ दे रही है, तो क्या है, यहाँ पर समानता की बात नहीं की जा रही है। कुछ बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है, कुछ से नहीं पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो शिक्षिका है यहाँ पर ये जो है विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से क्या कर रही है कि वंचित कर रही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित है, सभी विद्यार्थियों कहाँ कर रही है, तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 17 नंबर क्या बोल रहा है, समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि गुणज वैकल्य, देखिए गुणज वैकल्य से जूझने छात्रों को, गुणज वैकल्य मतलब कि गुणा भाग करने से जो जूझते हुए छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। अब बताइए कि जो गुणज वैकल्य से जूझ रहे हैं छात्र, उनके समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है, समझिएगा और अच्छे से आंसर दीजिएगा। पहला, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय, सख्त जो है ये तो आपका निगेटिव है भाई, कट जाएगा पहले ही। दूसरा देखिएगा, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकल्पना, कैलकुलेटर और गणित संबंधित प्रयोज्यता उपलब्ध कराना, ये कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा देखिए,
पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगिक जानकारी को निष्कर्ष ढंगने करने के लिए अतिरिक्त जोड़ देना। जोड़ भी नहीं देना है, जोड़ देना मतलब आपका निगेटिव है, ये भी कट जाएगा। विद्यार्थियों को अधिगम के आकलन के लिए देखिए मानकीकृत तरीके तो उपयोग करना ही नहीं, जो है ये आपका निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। इतने बारीकी से बता रहा हूँ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कहने का उत्तर इसका है ऑप्शन बी हो जाएगा। गुणज वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को समावेशन हेतु विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन मतलब कि कैलकुलेटर और गणित संबंधित प्रयोज्यता उपलब्ध कराना, यही जो है होना चाहिए महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। अब यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि नहीं होगी, वो पूछा है। देखिए एक दृष्टिबाधित, मान लें कि कोई एक अच्छा अंधा बच्चा है, तो उसके लिए कौन सा जो है अधिगम सामग्री, जो आपका TLM होगा, टीचिंग लर्निंग एड्स होगा या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, अधिगम जो कौन सी सामग्री जो है लाभदायक जो है नहीं होगी, वो पूछा है। देखिए स्पर्शिक ग्लोब, स्पर्श करके ग्लोब को देखना, ये तो लाभदायक होगा, वो आसानी से कर सकता है, वो सीख सकता है। छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, छोटे अक्षर वाली पुस्तकें तो उसे समझ में नहीं आएगा, जब वो दिव्यांग है, जब वो दृष्टिबाधित है, तो ये तो होगा ही नहीं। समझ गए, यही आपका क्या है, लाभदायक नहीं होगा। इसका मतलब कि यही आंसर होना चाहिए, इसका यही हो जाएगा आंसर। देख लीजिए दृष्टिपटल, देखिए दृष्टिपटल क्या बोल रहा है कि पठन सॉफ्टवेयर, ऐसा इसके बारे में समझ लीजिए। क्या होता है कि कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि मतलब जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए क्या करता है कि वो दृष्टिपटल पठन सॉफ्टवेयर होता है, जो दृश्य जो आपके डिस्प्ले पर आता है ना, उसे पढ़कर सुनाता है, तो बच्चे उसे सुनकर समझते हैं। तो ये तो उपयोगी है। यहाँ पर पूछा है कि लाभदायक नहीं है, वो पूछा है ना, ब्रेल लिपि तो उपयोगी है ही। तो कहने का अर्थ है कि जो इसका आंसर ऑप्शन बी है ना, ये वाला, कि छोटी अक्षरों वाली पुस्तकें जो होगी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या होगी कि सामग्री के रूप में लाभदायक नहीं होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर है, थोड़ा ऑप्शन नीचे नहीं दिख रहा है पर समझ लीजिएगा, उसके बाद हम करते हैं ऑप्शन को। यहाँ देखिए 19वां प्रश्न बोल रहा है कि कथन ए और कथन बी आर दिया हुआ है। देखिए कथन ए में बोल रहा है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। ये बात सही है कि भाषा शिक्षण के साथ दौरान क्या करना चाहिए कि एक अध्यापिका को जो है लिखित सामग्री के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि बच्चे उसे सुनकर जो है भाषा को और मतलब सुदृढ़ करे, मजबूत करे। समझ गए। तर्क आर देखिए, प्रस्तुतिकरण के विभिन्न विकल्प, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। यही बात सही है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प जो होते हैं विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो ये बात आपका सही है। तो कहने का अर्थ है कि अब यहाँ पर आपको विकल्प दिया है 4, अब आपको यहाँ पर बताना है कि सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों गलत है, नहीं गलत है, ये तो निगेटिव, गलत नहीं, दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं दोनों सही है भाई, तो ये होगा ही नहीं। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कि ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि 20 नंबर प्रश्न है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और आप लोग कमेंट करके अपने नंबर को बताएंगे कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके 20+ है स्कोर है तो आपको ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कम ही बता रहा हूँ, ऐसे तो आपको 25+ स्कोर होना चाहिए। अगर आपके 25+ है तो ठीक ठाक है, अगर 20+ है तो भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर 20 से कम है तब आपकी और मेहनत करने की जरूरत है। समझ गए। यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं, मतलब कि एक क्रिएटिविटी होता है बालक, उसमें कौन से गुण जो होते हैं मतलब मौजूद होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। पहले देखिए अपसारी चिंतन, ये बात सही है कि अपसारी चिंतन क्या होता है कि इसमें बच्चे जो होते हैं नई नई चीज़ों को खोजते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ये बात सही है। अभिसारी नहीं होता है। समझ गए। अभिसारी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन भी करते हैं, मतलब किसी भी मतलब मान लें कि विशेषण दिया हुआ है या किसी टॉपिक के ऊपर बात किया जा रहा है, किसी फॉर्मूला के ऊपर, तो उसके ऊपर सोचते हैं, तो ये बात सही है। समझ गए, ये भी बात आपका सही है। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, ये भी जो है सही है, सृजन कर रहे हैं, मतलब नवीन मतलब नया अमुख उत्पादन की योग्यता को निर्धारित कर रहे हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब कहने का अनुसार है कि 1 नंबर आपका, 3 नंबर और फिर आपका 4 नंबर सही है।
गुण मौजूद है, मतलब ये सृजनात्मक बालक में क्या होता है, ये गुण मौजूद होते हैं और अभिसारी चिंतन जो होता है नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी। समझ में आ गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 21 नंबर क्या बोल रहे हैं समझिएगा। और ये भी प्रश्न ऊपर की तरह वाला था जो भी आपने किया था, कथन ए और कथन आर वाला। देखिए कथन ए में क्या बोल रहा है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध क्या है कि विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये बात सही है कि कक्षा में क्या करना चाहिए कि बच्चों को मतलब मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को जो है विविध विधियों का जो है प्रयोग करना चाहिए। केवल एक विधि से बच्चों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। देख लीजिए यहाँ पर आर के बारे में, एक कक्षा में बच्चों की सफलता को केवल आ गया, यहाँ देखिए केवल आ गया है पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता है। समझ गए, ये भी बात सही है। यहाँ पर निगेटिव नहीं आएगा और ये ऑप्शन में रहता तो निगेटिव आ जाता। यहाँ पर देखिए एक कक्षा में बच्चों को सफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित करना चाहिए। यही बात सही है कि केवल पेपर और पेंसिल से बच्चों का मूल्यांकन या सही उसका सही है कि गलत है निर्धारित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सभी पहलुओं को देखना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, ए और आर दोनों सही है, ये बात तो सही है। आर जो है ए का सही व्याख्यान करता है, क्या ये सही है कि गलत अभी समझेंगे। दूसरा देखिए ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्यान करता है। यहाँ क्या है देखिए आर जो है ए की सही व्याख्यान नहीं करता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा कि दोनों कथन क्या है आपका ए और आर कथन जो है सही है और आर जो है ए की जो ये आर जो है ए का जो है सही व्याख्यान कर रहा है। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए, ये प्रश्न क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा कि कक्षा नियमन में, देखिए कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कि कक्षा में जो नियम हम लोग कानून बनाते हैं उसमें जो है विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिखे यहाँ पर स्वयं ही कठोर और जटिल। यहाँ देखिए तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, काट देंगे। क्यों काट देंगे भाई, कठोर और जटिल की तो बात करता है, निगेटिव वर्ड है ये। दूसरा देखिए विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार भी आपका निगेटिव वर्ड है। तीसरा देखिए मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना, ये भी गलत हो जाएगा। भर्त्सना क्या निकालेंगे भाई, गलत हो गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए, कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को जो है क्या करना चाहिए कि मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता लेनी चाहिए कि क्या ये नियम जो लागू हो रहा है सही है कि गलत है, इसकी राय ले लेनी चाहिए। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए कि वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। बताना है आपको कि वह चुनाव करना है, उस संदर्भ में चुनाव कीजिए, मतलब सही चुनाव करना है कि जिनमें जो है बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेल कूद, घर, कक्षा कच, बताइए यहाँ पर क्या होगा। ये तो एकदम सबसे इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो देखिए जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है तो खेल कूद में तो अधिगम होता है, घर में भी जो है बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं अपने बड़ों को देखकर, और कक्षा कच में भी जो है बहुत कुछ सीखते हैं अपने शिक्षक से, सहपाठी से, बहुत कुछ सीखते हैं, वातावरण से, पर्यावरण से। तो कहने का अर्थ है कि ये जो इसका सही विकल्प क्या होगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन आपका सी नंबर। ये बात क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है बोल रहा है वो देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 25 नंबर क्या बोल रहा है समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन से तकनीक छात्रों के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। अब यहाँ पर जो है बोला है कि नहीं है, आपको बताना है कि जो समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली जो है नहीं है तकनीक छात्रों के लिए। समझ गए, तो यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ेंगे और आसानी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। समझ जाइएगा, समझ गए मेरी बात को। यहाँ देखिए पहला, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बात तो सही है भाई, ये करेंगे तो समस्या समाधान कौशलों के विकास में क्या होगा, प्रभावशाली होगा। लेकिन हमारा प्रश्न क्या बोला है, नहीं पूछा है कि कौन सा जो है कौशल जो है मतलब समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं होगा, आपको ये पूछना है। तो ये तो प्रभावशाली होगा, तो ये आपका सही हो गया। दूसरा देखिए, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। जहां भी प्रोत्साहित करने की बात की जाए वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और उसका सही आंसर होता है। समझ गए। तीसरा देखिए, ये भी सही होगा, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रदान करना, ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। समझ गए। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कौशल जो है विकास हेतु जो है प्रभावशाली नहीं है, तो हमारा निकल गया ऑप्शन डी। देखिए, हर समस्या
समस्या के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। नहीं भाई, ये हर समस्या के लिए एक ही प्रकार की जो है क्या है, मतलब पूर्व निर्धारित चरण दर चरण जो है प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना सही है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 26 नंबर बोल रहा है। तो 26 नंबर प्रश्न समझिएगा, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? निम्न में से आपको बताना है कि एक संरचनावादी मतलब कि संरचना करना है, समझ गए, उसके बताना है कि क्या होगा। संरचनावादी जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य जो होता है आधारभूत सिद्धांत है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। ये तो आपका निष्क्रिय का मतलब कि नेगेटिव टैग वर्ड, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, पाठ्यपुस्तक को यंत्रवत याद करने की बात तो करता ही नहीं भाई, ये भी गलत हो जाएगा, आप याद रखिएगा। याद देखिए। सेकंड, थर्ड देखिए, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। नहीं, प्रोत्साहित क्या है? करना है, नहीं करना है, ये भी आपका टैग वर्ड है, गलत हो गया। तो कहने का मतलब कि कौन सा जो है एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, वो जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाना। ऑप्शन आपका डी इसका सही हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 27 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चों के अधिगम में अवरोधक जो है कौन सा मतलब विचारधारा है, आप बताइए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, त्रुटियों अधिगम की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा है। त्रुटियों अधिगम की एक नहीं, ये गलत हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियों करना एक लज्जाजनक कार्य है। अवरोधक त्रुटियों अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सॉरी, ये आपका पहला वाला सही है। यहाँ पर पूछा है कि अवरोधक जो रोकता है, समझ गए? तो पहला वाला जो पूछा अवरोधक, तो कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको निगेटिव लेना है। तो जो आपका पहला है कि त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ये तो बात सही है। बच्चा अधिगम करते समय बहुत सारा गलती करता है, सीखता है, तो ये बात सही है। लेकिन यहाँ बोला है कि बच्चों के अधिगम में अवरोधक मतलब रोकने का कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अधिगमकर्ता के लिए त्रुटियों करना एक लज्जाजनक कार्य है। भाई लज्जाजनक कार्य नहीं है, बच्चा कोई भी होता है ना गलती करके ही सीखता है, तो अवरोधक का काम तो ये कर रहा है ना। अगर बच्चे शर्मा जाएंगे तो फिर वो सीखना शुरू नहीं करेंगे, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है, ये बात सही है। त्रुटियां क्या होता है कि अधिगमकर्ताओं को संकल्पनात्मक जो समझ होता है उसके अंतरालों पर जो है जानकारी देता है, ये बात सही है। आगे देख लेते हैं डी नंबर, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियों करने के लिए मौका मिलना चाहिए, ये बात सही। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, अगर गलती कर रहे हैं तो वो सीखेंगे, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो विचारधारा है बच्चों के अधिगम को अवरोध करा, वो क्या है? अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक क्या होता है कि कार्य होता है, तो ये जो है बच्चों को मतलब निगेटिव ले जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा, समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है अगला प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा ब्राह अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। आपको मालूम है कि अभिप्रेरणा जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है ब्राह अभिप्रेरणा। तो आप बताइएगा। पहला ऑप्शन, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। तो क्या यह बताइए कि आपका बाहरी अभिप्रेरणा है? नहीं भाई, ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा हो सकता है, बाहरी नहीं होगा। दूसरा देखिए, नगद इनाम पाने हेतु रेयान परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों का खोज रहा है, ये बात सही है। ये क्या है कि मतलब बाहरी अभिप्रेरणा है कि खोज मतलब इनाम पाने के लिए जो है वो खोज रहा है, अन्वेषण कर रहा है, समझ गए? तो ये सही लग रहा है। सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपने से बड़ों को नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका आंसर जो होगा कि निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न हमारा भी हो जाएगा 29 और 30। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी, ये देखिए न्यू प्रश्न, ये आपका जो पेपर है मैं आपको बता दूं कि ये 3 जनवरी, याद रखिएगा, ये 3 जनवरी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अगर आपके इसमें 25 नंबर से ऊपर आते हैं तो मतलब कि आपका सीडीपी मजबूत है और आपको 30 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता, समझ गए? और बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, समझ गए? भागिएगा नहीं, पूरी तरह जानकारी दूंगा, समझ गए? देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ये बात तो सही है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चों को जो है दिक्कत हुई है। पहला, प्रतियोगिता और संज्ञान। दूसरा, संज्ञान और संवेग, अनुमानसिकता और निष्पादन।
आनुवंशिकता और वातावरण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को क्या है कि नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो यह जो मतलब प्रकार है, यह जो निम्नलिखित में से जो है संज्ञान और संवेग का है। समझ गए, संज्ञान और संवेग का है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रभावित होगा क्या होगा, मतलब कि तनाव हुए, दिमागी हालत, मानसिक रूप से हुए, तो यहाँ पर संज्ञान और संवेग हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। और लास्ट प्रश्न देखिए, अधिगम। देखिए अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः खाली स्थान हो। क्या हो, शिक्षण निर्देशित। अब बताइएगा, ये तो इजी प्रश्न है। शिक्षण निर्देशित तो होगा ही नहीं भाई। सहपाठी द्वारा निर्देशित ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक तो होगा ही नहीं, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्वनिर्देशित। जो आपने खुद मतलब अपने अनुसार से अंदर से आवे कि हम अधिगम करेंगे, तो वो जो होता है अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सीडीपी सेट आपका 3 जो कि 3 जनवरी 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे, तो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।